तो दोस्तों चेओस नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें एक तरह से देखने को मिली थी 2005 में। उसी का एक तरह से नया पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है 2024 या 25 के अंदर। तो आज पूरी इस मूवी की जानकारी आपको बताया गया, क्या कास्टिंग कैरेक्टर इस मूवी में रहने वाले हैं और कौन कौन सी कास्ट नहीं हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो है वो आप तक पहुँचते रहे। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कैओस एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे टोनी गिग्लियो ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में जेसन स्टैथम, रयान फिलिप और वेस्ली स्नेप्स ने अभिनय किया है। फिल्म का प्रीमियर 15 दिसंबर 2005 को संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, लेकिन इसे 2 साल बाद उत्तरी अमेरिका में रिलीज किया गया, जहां इसे 19 फरवरी 2008 को डायरेक्ट टू डीवीडी वितरित किया गया। सिएटल पीडी जासूस क्वेंटिन कोनर्स और उनके साथी जेसन यॉर्क को जॉन कर्टिस नामक एक कार चोर द्वारा बंधक बनाए गए व्यक्ति की हत्या में फंसाया जाता है। एक साथी पुलिस अधिकारी कैलो द्वारा उनके खिलाफ गवाही दिए जाने के बाद कोनर्स को निलंबित कर दिया जाता है और यॉर्क को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वास्तव में यॉर्क ने कर्टिस को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से बंधक की मौत हो गई। कर्टिस ने जवाबी गोली चलाई और कोनर्स ने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। कुछ समय बाद लोरेंज और 4 अन्य अपराधी एक बैंक में बंधक बना लेते हैं। लोरेंज की एक ही मांग है, कॉनर्स के साथ बातचीत करना। कॉनर्स को बहाल कर दिया जाता है, लेकिन उसे एक नए साथी, हाल ही में स्नातक हुए शेन डेकर की निगरानी में रखा जाता है। कॉनर्स को बातचीत का नियंत्रण दिया जाता है और एक बैंक टेलर को गोली लगने के बाद वह एक स्वाट इकाई को इमारत की बिजली काटने और अंदर जाने का आदेश देता है। एक विस्फोट के दौरान अपराधी आगामी दहशत और अराजकता के दौरान भाग जाते हैं। डेकर और कॉनर्स एक स्थानीय भोजनालय में एक दूसरे के बारे में अधिक जानते हैं, धीरे धीरे दोस्ती का निर्माण करते हैं, लेकिन डेकर कॉनर्स के काउबॉय पुलिस तरीकों को अस्वीकार करते हैं। डेकर बताते हैं कि बातचीत के दौरान लोरेंज अराजकता सिद्धांत के कई गूढ़ संदर्भ दे रहे थे। जब वे नए सबूतों की जांच करने के लिए निकलते हैं, तो कॉनर्स बिल के अपने हिस्से के लिए मेज पर $10 का नोट रख देता है। डेकर $10 के नोट को अपने $20 से बदल देता है। एक टीवी कैमरे ने अपराधियों में से एक की तस्वीर कैद की, जिसे उसकी प्रेमिका के साथ उसके घर पर गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को चिह्नित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खुशबू वाले बैंक नोट पाए गए। बैंक नोट के सीरियल नंबर उस दिन की डकैती से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें पुलिस स्टोरेज में रखा गया था और 2 सप्ताह पहले कैलो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। उसे उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ ही उसे डकैती से जोड़ने वाले सबूत भी मिले। बैंक से वीडियो फुटेज की समीक्षा करते समय डेकर ने देखा कि बैंक के एक कोने को जानबूझकर दृष्टि से छिपाया गया है। उस कोने में उन्हें बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक का कंप्यूटर मिला। कीबोर्ड पर फिंगरप्रिंट्स एक हैकर की पहचान प्रकट करते हैं, जिसे कॉनर्स ने खुद गिरफ्तार किया था, लेकिन पुल पर शूटिंग के बाद जिसकी सजा पलट गई थी। उसने बैंक सिस्टम में एक वायरस डाला था जो दुनिया भर में हजारों छोटे लेनदेन में लगभग $1 बिलियन का ट्रांसफर करेगा। कॉनर्स और डेकर हैकर से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन उसे लोरेंज द्वारा गोली मार दी जाती है और एक गोलीबारी शुरू होती है, जिसके दौरान लोरेंज भागने में सफल हो जाता है। डेकर समाचार फुटेज में पहचाने गए अस्पताल में भर्ती बैंक लुटेरे से पूछताछ करता है और आखिरकार उसे तोड़ देता है, जब वह संदिग्ध व्यक्ति के ड्रिप में धीरे धीरे कुछ इंजेक्ट करते हुए मॉर्फिन की अत्यधिक मात्रा के प्रभाव को सहजता से समझाता है। हैरान कॉनर्स देखता है और बाद में उसे पाखंडी कहता है। डेकर यह समझाते हुए जवाब देता है कि उसने केवल अधिक खारा घोल इंजेक्ट किया था। संदिग्ध ने खुलासा किया कि लोरेंज स्कॉट कर्टिस है, जो पहले गोली लगने वाले जॉन का भाई है, और कॉनर्स उस पते पर निगरानी रखता है जहां उस रात गिरोह के सभी लोग मिलने वाले हैं, स्कॉट का घर।
स्कॉट के पहुंचने से पहले जाने के लिए मजबूर होने पर गोलीबारी में दोनों संदिग्धों की मौत हो जाती है, और जब कॉनर्स अंदर होता है तो एक बम इमारत को उड़ा देता है। डेकर तबाह हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सबूतों के भंडारण से सामग्री का अनुरोध करने वाले कैलो के हस्ताक्षर सबूत हिरासत अधिकारी द्वारा जाली थे, जो बताता है कि स्कॉट वास्तव में यॉर्क है। फ्लैशबैक में यॉर्क पुल पर खड़ा होता है और पहली गोली चलाता है, जिससे शुरुआती दृश्य में बंधक की मौत हो जाती है। लॉरेंज यॉर्क के मोबाइल फोन को ट्रैक करते हुए डेकर एक डिनर में यॉर्क को आश्चर्यचकित करता है और यॉर्क पुल पर गतिरोध को उलटते हुए एक महिला को बंधक बना लेता है। डेकर पीछा करता है और अंततः यॉर्क को मार देता है। जब डेकर डिनर पर अपनी कॉफी का भुगतान करता है तो उसे पता चलता है कि कॉनर्स ने लंच के लिए जिस बैंक नोट का इस्तेमाल किया था वह भी सुगंधित है, जिसका मतलब है कि कॉनर्स पुलिस के सबूतों से पैसे लेने में भी शामिल था। डेकर को कॉनर्स के घर में जेम्स ग्लीक की केओस मेकिंग ए न्यू साइंस की एक प्रति मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसने गणित के बारे में पहले से ही अज्ञानता का नाटक किया था। एक अनुमान पर डेकर ग्लीक के नाम पर बुक की गई एयरलाइन टिकटें देखता है और हवाई अड्डे की ओर भागता है। व्यस्त हवाई अड्डे पर अब भेष बदले हुए कॉनर्स और खोजी डेकर के बीच मोबाइल कॉल के दौरान फ्लैशबैक से पता चलता है कि फिल्म में प्रतीत होने वाली असंबद्ध घटनाएं कैसे एक पैटर्न बनाती है, जैसा कि अराजकता सिद्धांत में भविष्यवाणी की गई थी। कॉनर्स ने खुलासा किया कि उसने विस्फोट से पहले यॉर्क के एक गुर्गे की लाश पर अपना बैज रखा था। कॉनर्स और यॉर्क ने अपने अतीत से पूर्वपराधियों के एक समूह की भर्ती की। कैलो को एक गंदा पुलिस अधिकारी होने के लिए फंसाया गया था। कॉनर्स कॉल समाप्त करता है, आराम से एक निजी जेट की ओर चलता है और शैंपेन पीते हुए उड़ान भरता है। गालना जेसन स्टेथम जासूस क्वेंटिन कॉनर्स के रूप में, रयान फिलिप जासूस शेन डेकर के रूप में, वेस्ली स्नेप्स लॉरेंज बटा जेसन यॉर्क, हेनरी चेरनी कैप्टन मार्टिन जेनकिंस, जस्टिन वारेल जासूस टेडी कैलोवे के रूप में, जासूस विंसेंट डुरानो के रूप में निकोलस ली, कीगन कॉनर ट्रेसी मार्नी रोलिंस के रूप में, जेसिका स्टीन करेन क्रॉस, जॉन कैसिनी बर्नी कैलो, डेमन जॉनसन ब्रेंडन डेक्स, पॉल पेरी हैरी ह्यूम, नतासिया माल्थे जीना लोपेज, टाई ओल्सन डेमन रिचर्ड्स, टेरी चेन क्रिस लेई, माइक डोपुड लेमर गाल्ट, रोब लाबेले बैंक मैनेजर, गार्विन क्रॉस स्वॉट कमांडर, जेंडर हैरिंगटन के रूप में मीकाशा आर्मस्ट्रांग, किम होवे लिसा रीने के रूप में, गैस्टन हॉवर्ड जॉन कर्टिस। उत्पादन यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहनिर्माण थी। मुख्य फोटोग्राफी सिएटल, वाशिंगटन और वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुई। उद्धरण वांछित साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय और बराड स्ट्रीट ब्रिज सहित स्थानों पर। फिल्म को मूल रूप से फ्रेंचाइजी पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया जाना था और इसका वितरण वार्नर ब्रदर्स द्वारा किया जाना था, जिसे अपनी पिछली फिल्म बैटलफील्ड अर्थ की असफलताओं और जर्मन प्रोडक्शन कंपनी इंटरटेनमेंट एजी से निवेश बढ़ाने के लिए फिल्म के बजट में कृत्रिम वृद्धि से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों के कारण उत्पादन के आरंभ में गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 4-5 इसके कारण फ्रेंचाइजी की तत्कालीन मूल कंपनी मोबियस इंटरनेशनल ने उत्पादन का कार्यभार संभाल लिया। नए निर्माताओं द्वारा लगाए गए अंतिम समय में बजटीय बाधाओं के कारण कम शूटिंग शेड्यूल 40 दिन से 22 दिन को समायोजित करने के लिए फिल्म की पटकथा को काफी हद तक फिर से लिखा गया था। मुख्य अभिनेता जेसन स्टेथम ने फ्रेंचाइजी के साथ 2 चित्र का सौदा किया था। मुक्त करना एक समय पर स्क्रीन जेम्स को फिल्म के थिएटर वितरक के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन स्टूडियो और निर्माताओं के बीच रिलीज प्रिंट और विज्ञापन के बारे में वित्तीय सौदा नहीं हो सका। आखिरकार लायंसगेट ने फिल्म को
अपने हाथ में ले लिया और निर्माताओं के साथ उसी नाटक को दोहराया, जिसके कारण फिल्म की उत्तरी अमेरिकी रिलीज में 3 साल की देरी हुई। उद्धरण की आवश्यकता। स्वागत। मेट्रो सिलिकॉन वैली के माइकल एस गैंट ने लिखा, कथानक संयोगों की एक असंभव श्रृंखला पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ अच्छे कारचेज भी है। 6 डीवीडी टॉक के इयान जेन ने इसे 2.55 स्टार दिए और लिखा, कैओस के अंत में एक अच्छा मोड़ है, लेकिन अन्यथा यह खराब एक्शन मूवी क्लिच और खराब लिखित संवादों से भरा हुआ है। 7 डीवीडी टॉक के ही जेफरी कॉफमैन ने इसे 3/5 स्टार दिए और लिखा, कैओस एक बुरी फिल्म नहीं है, यह बहुत अच्छी भी नहीं है। 8 डीवीडी वर्डिक्ट के टॉम बेकर ने लिखा, कैओस एक बेहतरीन फिल्म नहीं है, लेकिन यह मनोरंजक है और अपने चलने के समय के ज्यादातर समय में आपको भ्रमित रखने में कामयाब रहती है। हालांकि फिल्म अपने आप में बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन गिग्लियो को इस शैली को स्मार्ट बनाने की कोशिश करने के लिए अंक मिलते हैं। 9 डीवीडी वर्डिक्ट के लिए लिखते हुए डेविड जॉनसन ने कहा, अराजकता पुलिस सस्पेंस थ्रिलर में क्या संभव है, इसे फिर से परिभाषित नहीं कर सकती है, लेकिन यह शैली के प्रशंसकों या किसी भी सभ्य कथानक मोड़ भारी एक्शनर की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा देखने के लिए पर्याप्त संतोषजनक और मनोरंजक है। मैथ्यू रयान फिलिप बटा एफएलपीआई बटा, जन्म 10 सितंबर 1974, एक अमेरिकी अभिनेता है। सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव 1992 से 1993 में बिली डगलस के रूप में दिखाई देने और क्रिम्सन टाइड 1995 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत करने के बाद वे 1990 के दशक के अंत में आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 1997, चर्वन 1998, प्लेइंग बाय हार्ट 1998 और क्रूएल इंटेंशन 1999 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता में आए। 2000 के दशक और उसके बाद फिलिप ने द वे ऑफ द गन 2000, एंटीट्रस्ट 2001, गोस्फोर्ड पार्क 2001, इग्बी गोज डाउन 2002, द आई इनसाइड 2003, क्रैश 2004, फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स 2006, ब्रीच 2007, स्टॉप लॉस 2008, मैकग्रुबर 2010, द बैंग बैंग क्लब 2010 और द लिंकन लॉयर 2011 जैसी फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई। फिल्म के बाहर फिलिप यूएसए नेटवर्क के शूटर 2016 से 2018 में बॉब ली स्वैगर की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए और मैकग्रुबर 2021 के पीकॉक रूपांतरण में डिक्सन पाइपर के अपने चित्रण को दोहराया। प्रारंभिक जीवन। फिलिप का जन्म न्यू कैसल, डेलावेयर में हुआ था। उनकी मां, सुसान, परिवार के घर में एक डे केयर सेंटर चलाती थीं। उनके पिता, रिचर्ड फिलिप, एक केमिस्ट थे। फिलिप की 3 बहनें हैं, 2 और वह आंशिक रूप से फ्रांसीसी वंश का है। 3 उन्होंने विल्मिंगटन, डेलावेयर में बारबीजोन से स्नातक किया। फिलिप ने अपनी युवावस्था में ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट अर्जित किया। आजीविका। प्रारंभिक कैरियर 1990 से 1996। फिलिप के अभिनय करियर की शुरुआत न्यू जर्सी के वुरहीस में कैथी पार्कर मैनेजमेंट के साथ अनुबंध के बाद हुई। इसके तुरंत बाद उन्होंने एबीसी के डेटाइम ड्रामा वन लाइफ टू लिव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका किरदार बिली डगलस, जिसे उन्होंने 1992 से 1993 तक निभाया, एक डेटाइम सोप ओपेरा में पहला समलैंगिक किशोर था। 7 शो छोड़ने के बाद फिलिप लॉस एंजल्स चले गए, जहां वे विभिन्न टेलीविजन सीरीज में कई छोटे छोटे हिस्सों में दिखाई दिए, जिनमें मैटलॉक, ड्यू साउथ, टीवी मिनी सीरीज द सीक्रेट्स ऑफ लेक सक्सेस और 1995 की फिल्म क्रिम्सन टाइड और 1996 की फिल्म व्हाइट स्क्वॉल शामिल है। प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। 1997 से 2001। उन्हें 1997 की हॉरर फिल्म आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर में कास्ट किया गया था। यह फिल्म सफल रही और इसके कारण फिलिप को व्यापक ख्याति मिली और उन्हें कुछ और हाई प्रोफाइल फिल्मों में कास्ट किया गया,
जिनमें 1998 में च1 और प्लेइंग बाय हार्ट शामिल है। 1999 में उन्होंने क्रूएल इंटेंशंस में अभिनय किया, जो चोडरलोस डे लाक्लोस के उपन्यास लेस लियासंस डेंजरस का आधुनिक पुनर्कथन था, जिसमें फिलिप की भावी पत्नी रीज विदरस्पून भी थीं। यह अपने लक्षित किशोर दर्शकों के बीच सफल रही, जिसने फिलिप की सेक्स अपील की आवश्यकता वाले पात्रों को निभाने की क्षमता को पुख्ता किया। फिलिप को मार्सी प्लेग्राउंड म्यूजिक वीडियो कॉमिन अप फ्रॉम बिहाइंड में भी देखा जा सकता है। इसके बाद के वर्षों में वह अपराध ड्रामा द वे ऑफ द गन में दिखाई दिए, थ्रिलर एंटीट्रस्ट में एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका निभाई और रॉबर्ट ऑल्टमैन की गोस्फोर्ड पार्क में सहअभिनय किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। महत्वपूर्ण सफलता और बाद में कार्य 2002 से 2011। फिलिप ने इग्बी गोज़ डाउन 2002 और क्रैश 2005 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर मिला। उनकी 2003 की फिल्म द आई इनसाइड का प्रीमियर केबल पर हुआ। सूट पहने एक गोरा आदमी कैमरे से दूर देख रहा है। 2010 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिलिप। 2006 में फिलिप ने युद्ध फिल्म फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स में वास्तविक जीवन के नौसेना कोरमैन जॉन ब्रैडली की भूमिका निभाई, जिसे क्लिंट ईस्टवुड ने निर्देशित किया था, और यह संयुक्त राज्य मरीन की यात्रा के बाद आइवो जिमा की लड़ाई में झंडा फहराया था। फिलिप ने कहा है कि यह फिल्म उनके लिए व्यक्तिगत अर्थ के कारण उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ अनुभव थी। 8 और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अपना जीवन दे दिया होगा, यह देखते हुए कि उनके दोनों दादा युद्ध में लड़े थे। 9 उनके प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रिचर्ड रोपर ने सकारात्मक रूप से प्राप्त किया, जिन्होंने सोचा कि यह फिलिप का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 10 फिलिप की अगली भूमिका थ्रिलर ब्रीच में थी, जिसमें उन्होंने क्रिस कूपर के विपरीत FBI अन्वेषक एरिक ओनील की भूमिका निभाई थी। किम्बरली पियर्स की इराक युद्ध पर आधारित फिल्म स्टॉप लॉस और भविष्य की फिल्म फ्रैंकलिन। फिलिप ने इसके बाद मैकग्रुबर में लेफ्टिनेंट डिक्सन पाइपर की दुर्लभ हास्य भूमिका निभाई, जो कि इसी नाम के सैटरडे नाइट लाइव SNL स्किट पर आधारित फिल्म थी। इसे 21 मई 2010 को US और कनाडा में रिलीज किया गया था। 12-13 फिल्म के प्रचार के हिस्से के रूप में फिलिप ने 17 अप्रैल 2010 को SNL होस्टिंग की शुरुआत की। 14 दिन बाद 19 अप्रैल 2010 को फिलिप ने मैकग्रुबर के समर्थन में WWE रॉ की सहमेजबानी भी की। 15 उसी वर्ष फिलिप ने कनाडाई और दक्षिण अफ्रीकी प्रोडक्शन द बैंग बैंग क्लब में अभिनय किया, जो बैंग बैंग क्लब की वास्तविक जीवन की कहानी बताता है। 4 दक्षिण अफ्रीकी फोटोग्राफर जिनकी छवियों ने रंगभेद के खूनी अंत का दस्तावेजीकरण किया। 16 मार्च 2009 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिलिप ने फिल्मांकन प्रक्रिया को वास्तव में भागदौड़ वाली बताया। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि हम दिन में सोवेटो में शूटिंग कर रहे थे और यह अंतिम संस्कारों का एक अंतहीन जुलूस था। मृत्यु बहुत आम है। बच्चों के पास वहाँ कोई गुणवत्ता वाला जीवन नहीं है। इसने मुझे अफ्रीका आधारित चैरिटी में और अधिक शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। 6 फिल्म का प्रारंभिक कट मई 2009 में कान फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। 17 और अंतिम संस्करण मई 2010 में कान में दिखाया गया था। 18 फिल्म का आधिकारिक तौर पर प्रीमियर सितंबर 2010 में 2010 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। फिल्म के अमेरिकी अधिकार ट्रिबेका फिल्म द्वारा उठाए गए थे। 19 जिसने 2011 के ट्रिबेका फिल्म महोत्सव में फिल्म का प्रीमियर किया और इसे 22 अप्रैल 2011 को सीमित रिलीज में खोला। 2010 के मध्य में फिलिप ने लोकप्रिय अपराध उपन्यास द लिंकन लॉयर के रूपांतरण का फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें उन्होंने लॉस एंजिल्स के एक धनी प्लेबॉय लुइस रूलेट की भूमिका निभाई, जिस पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया था जिसके लिए
उसकी दोषिता स्पष्ट नहीं है। फिल्म 18 मार्च 2011 को शुरू हुई, 21 और आमतौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त हुई। मार्च 2011 के अंत तक रॉटन टोमाटोज पर 82% स्कोर किया। 22 फिलिप ने अपना अगला प्रोजेक्ट हीस्ट एक्शन फिल्म सेटअप दिसंबर 2010 में ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन में फिल्माया। 23 फिल्म डेट्रॉयट के युवा पुरुषों के एक समूह पर केंद्रित है जिनका हीरे की चोरी का प्रयास करबरा जाता है और उन्हें एक गिरोह के मालिक के साथ संघर्ष में लाता है। 24 फिल्म 20 सितंबर 2011 को सीधे डीवीडी पर रिलीज हुई थी। फिल्म, जो अपने कुत्ते के हत्यारे को खोजने के लिए तैयार एक आदमी की कहानी बताती है, का प्रीमियर 2012 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 26, 27 इसके बाद फिलिप ने अगस्त 2011 में एक और फिल्म स्ट्रेट ए पर काम करना शुरू किया। 28 लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट में फिल्माई गई इस फिल्म में फिलिप ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो सालों से रिहैब में आता जाता रहता है और अब अपनी मां के भूत से परेशान है। 29. टेलीविजन पर वापसी और निर्देशन और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना 2012 वर्तमान नवंबर 2011 से शुरू होकर फिलिप ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टीवी शो डैमेज के 5वें और अंतिम सीजन पर 10 एपिसोड आर्क को फिल्माने में कई महीने बिताए। 30, 31, 32 जूलियन असांजे जैसे चरित्र चैनिंग मैककार्लेन की भूमिका निभाते हुए। 33 यह वन लाइफ टू लिव पर उनके ब्रेकआउट भाग के बाद उनकी पहली नियमित टीवी भूमिका थी। 34 यह सीजन जुलाई से सितंबर 2012 तक प्रसारित हुआ। 35, 36, 37 2012 में फिलिप ने अपने निर्देशन की शुरुआत कैच हेल पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक इंडी थ्रिलर है जिसमें फिलिप एक लुप्त होती फिल्म अभिनेता की भूमिका निभाते हैं जिसे लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट में एक फिल्म बनाते समय अपहरण और प्रताड़ित होने के बाद रचनात्मक पलायन करना चाहिए। 38, 39 फिलिप ने कहा है कि यह फिल्म आंशिक रूप से उनके और उनके दोस्तों के जीवन के अनुभवों 2011 में श्रेवेपोर्ट में स्ट्रेट ए के फिल्मांकन सहित पर आधारित है, लेकिन आंशिक रूप से इसका उद्देश्य मिस्री की तरह एक मजेदार डरावनी फिल्म होना है। फिल्मांकन 2012 की चौथी तिमाही में श्रेवेपोर्ट में हुआ था। 40 फिल्म 10 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। 41, 42. अक्टूबर 2013 में फिलिप ने प्यूर्टो रिको में एक्शन थ्रिलर रिक्लेम का फिल्मांकन शुरू किया। फिल्म में फिलिप एक अमेरिकी व्यक्ति की भूमिका में है जो हैती से एक अनाथ को गोद लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ प्यूर्टो रिको जाता है। एक स्थानीय व्यक्ति के साथ टकराव के बाद बच्चा गायब हो जाता है। 43, 44 रिक्लेम 19 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। 45 मई 2014 में एबीसी ने सीक्रेट एंड लाइज के लिए पायलट को चुना, जिसे 2014 की शुरुआत में उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में शूट किया गया था। 46 10 एपिसोड की मिस्ट्री सीरीज 1 मार्च 2015 को 2014 से 15 के यूएस टेलीविजन सीजन के दौरान मिड सीजन प्रविष्टि के रूप में शुरू हुई। 47 फिलिप को कई संभावित भविष्य की फिल्म भूमिकाओं से भी जोड़ा गया था, जिसमें क्रॉनिकल भी शामिल है, एक फिल्म जिसे जे अलेमो द्वारा निर्देशित किया जाना था, जिसमें उन्हें दो बचपन के दोस्तों के बारे में कहानी में देखा गया था जो न्यूयॉर्क शहर में सबसे बड़ी मारिजुआना डीलरशिप लॉन्च करने के लिए फिर से मिलते हैं। 48, फिलिप, ब्रेकिन मेयर, सेठ ग्रीन और डेविड ई सीगल ल्यूसिड फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं। 2010 में फिलिप और मेयर ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हुए शोटाइम के लिए एक शो शुरू किया। 6 कॉमेडी, हैवी एंड रोलिंग, मैनहट्टन टाउन कार चालक की कहानी बताती है जो पागलपन की ओर बढ़ने के साथ साथ अलग अलग पहचान ग्रहण करता है। 49 फिलिप ने आइसोलेटेड पर कार्यकारी निर्माता और कथावाचक के रूप में भी काम किया, जो एक वृत्तचित्र है जो 5 सर्फर्स का अनुसरण करता है।
क्योंकि वे अछूते तरंगों की तलाश में दूरस्थ न्यू गिनी की यात्रा करते हैं। 51 वृत्तचित्र का प्रीमियर जनवरी 2013 में 2013 सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 53 2015 में फिलिप को यूएसए नेटवर्क थ्रिलर ड्रामा सीरीज शूटर में बॉब ली स्वैगर की मुख्य भूमिका में लिया गया था, जिसका प्रीमियर नवंबर 2016 में हुआ था। 54 फरवरी 2020 में फिलिप को एबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज बिग स्काई में कोडी होयट की भूमिका में घोषित किया गया था, जिसे डेविड ई. केली ने बनाया था। 55 2021 में फिलिप ने जेम्स नन द्वारा निर्देशित ब्रिटिश एक्शन थ्रिलर फिल्म वन शॉट में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन 1997 में फिलिप ने अभिनेत्री रीज विदरस्पून से उनके 21वें जन्मदिन की पार्टी में मुलाकात की। 57 अगले वर्ष इस जोड़ी ने क्रूएल इंटेंशंस में एक साथ अभिनय किया। फिलिप और विदरस्पून, जो 6 महीने की गर्भवती थीं, ने 5 जून 1999 को दक्षिण कैरोलिना के चार्लसटन के पास ओल्ड वाइड अवेक प्लांटेशन में एक छोटे समारोह में शादी कर ली। 58 उनकी बेटी का जन्म 1999 में हुआ था। 59 58 60 और उनके बेटे का जन्म 2003 में हुआ था। 61 30 अक्टूबर 2006 को फिलिप और विदरस्पून ने एक बयान जारी कर घोषणा की कि वे औपचारिक रूप से अलग हो रहे हैं। 62 विदरस्पून ने 8 नवंबर 2006 को कारण के रूप में अपरिवर्तनीय मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 63 दंपति के बीच विवाहपूर्व समझौते की कमी के मद्देनजर उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायालय फिलिप को वैवाहिक सहायता देने से इनकार कर दे और दंपति के 2 बच्चों की संयुक्त कानूनी हिरासत और एकमात्र शारीरिक हिरासत के लिए कहा। फिलिप ने 15 मई 2007 को बच्चों की संयुक्त शारीरिक हिरासत के लिए आवेदन किया और किसी भी तरह की वैवाहिक सहायता की मांग नहीं की। 64 अदालत के दस्तावेजों के अनुसार दंपति की शादी आधिकारिक तौर पर 5 अक्टूबर 2007 को समाप्त हो गई और 13 जून 2008 को अंतिम तलाक की व्यवस्था तय हुई। फिलिप और विदरस्पून ने अपने बच्चों की संयुक्त हिरासत साझा की। 65 फिलिप ने मई 2010 में मॉडल और अभिनेत्री एलेक्सिस नैप को डेट करना शुरू किया। 66 उन्होंने उसी साल सितंबर में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। 67 अपने ब्रेकअप के बाद नैप को पता चला कि वह फिलिप से गर्भवती थी और उसने 2011 में एक बेटी को जन्म दिया। 69 फिलिप ने 2011 में लॉ की छात्रा पॉलिना स्लेगटर को डेट करना शुरू किया। 70 उन्होंने 2015 में सगाई कर ली, लेकिन 2016 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। 71 मार्च 2017 में स्लेगटर ने एलएपीडी के साथ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की, जब फिलिप ने उसे टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से परेशान किया। 72 सितंबर 2017 में फिलिप की पूर्व प्रेमिका एल्सी हेविट ने कथित तौर पर उसे मुक्का मारने, लात मारने और सीढ़ियों से नीचे फेंकने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। 74 अक्टूबर 2019 में मामला सुलझा लिया गया। 75 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1995 क्रिम्सन टाइड सीमेन ग्राटम 1996 जीवन फार्म निजी रयान व्हाइट तूफान गिल मार्टिन 1997 मुझे पता है तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था बैरी विलियम कॉक्स छोटा लड़का नीला जिमी वेस्ट कहीं भी नहीं एक प्रकार की मोटी मछली 1998 च्यवन शेन ओशिया देसी हरलान डाइकस्ट्रा दिल से खेलना कीनन 1999 क्रूर इरादे सेबेस्टियन वेलमोंट 2000 हेयागी रुडोल्फ पेट्रोव बंदूक का रास्ता पार कर 2001 एंटी ट्रस्ट मिलो हॉफमैन गोस्फोर्ड पार्क हेनरी डेंटन 2002 इग्बी नीचे चला गया ओली स्लोकुंभ 2003 में अंदर साइमन केबल 2004 टकरा जाना टॉमी हैंसेन
2005 व्यवस्था शेन देकर 2006 5 उंगलियां मार्टिन Flags of Our Fathers John Doc Bradley 2007 लंकन एरिक ओनील 2008 झरने बंद ब्रैंडन लियोनार्ड किंग 2009 फ्रैंकलिन जोनाथन प्रीस्ट बटा डेविड ए सेर 2010 मैक्रबा डिक्सन पाइपर 2011 द बैंग बैंग क्लब ग्रेग मैरिनोविच लिंकन वकील लुई रूलेट जॉली का बदला एवेरेट बचमियर स्थापित करना विंसेंट 2013 सीधे ए है स्कॉट 2014 नरक पकड़ो रीगन पियर्स लेखक निर्देशक और निर्माता भी रिक्लेम स्टीवन मेयर 2015 प्रेषक को वापस करें यूपीएस डिलीवरी आदमी कैमिया 2017 मन्नत मांगना जोनाथन शेनन 2020 खून के भाई चार्ली फ्लड दूसरा विक डेविस निर्माता भी 2021 मनोर की महिला टानर वर्ड्सवर्थ एक शॉट जैक योर्क 2022 अमेरिकी हत्यारा लांस लीसिंग कोलाइड शिकारी शिखर सम्मेलन बुखार लियो 2023 ताला बनाने वाला मिलर ग्राहम मिरांडा का शिकार जॉन जे फ्लिन 2024 शिकार एंड्रयू टीबीए सेंट क्लेयर टिम्मंस डाक उत्पादन वेस्ले ट्रेंट स्नेप्स जन्म 31 जुलाई 1962 एक अमेरिकी अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट है। स्नेप्स ने कई तरह की विधाओं में फिल्में बनाई है, जैसे कई थ्रिलर, नाटकीय फीचर फिल्में और कॉमेडी, हालांकि उन्हें उनकी एक्शन फिल्मों के लिए ज्यादा जाना जाता है। उन्हें द वॉटररांस 1992 में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और फिल्म वन नाइट स्टैंड 1997 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वोल्पी कप जीता था। फ्लोरिडा में जन्मे स्नेप्स ने 1980 के दशक में सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन 1984 में एक एपिसोड की उपस्थिति के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म भूमिकाएं 1986 में वाइल्ड कैट्स और स्ट्रीट्स ऑफ गोल्ड में थीं। 1990 के दशक में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थीं, जिसमें उन्होंने आइस-टी के साथ न्यू जैक सिटी 1991, वुडी हैरेल्सन के साथ व्हाइट मैन कांट जंप 1992, ब्रूस पायने के साथ पैसेंजर 57 1992, शॉन कॉनरी के साथ राइजिंग सन 1993, सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ डिमोलिशन मैन 1993, टू वोंग फू थैंक्स फॉर एवरीथिंग, पैट्रिक स्वेज और जॉन लेगुइजामो के साथ जूली न्यूमार 1995 और टॉमी ली जोन्स के साथ यूएस मार्शल्स 1998 में अभिनय किया। इसके अलावा 1998 में उन्हें सुपरहीरो फिल्म ब्लेड में एरिक ब्रूक्स बटा ब्लेड के रूप में लिया गया, जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स सुपरहीरो पर आधारित थी, एक भूमिका जिसे उन्होंने ब्लेड 2 2002, ब्लेड, ट्रिनिटी 2004 और डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 में दोहराया। 2000 के दशक में स्निप्स की भूमिकाएं छोटी थीं, उनमें से ज्यादातर सीधे वीडियो पर आधारित थीं, फिर नाटकीय रिलीज पर वापस लौटीं। 2014 की एक्शन फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 3 में डॉक डेथ के रूप में कास्ट किया गया, जहां उन्हें सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ फिर से काम करना पड़ा। उनके टेलीविजन काम में ड्रामा सीरीज हेल्प 1990, एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज द प्लेयर 2015 और ड्रामा लिमिटेड सीरीज ट्रू स्टोरी 2021 में केविन हार्ट के साथ कई एपिसोड शामिल है। उन्होंने 1991 में एक प्रोडक्शन कंपनी एमेनरा फिल्म्स और एक सहायक कंपनी ब्लैक डॉट मीडिया का गठन किया, ताकि फिल्म और टेलीविजन के लिए प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकें। 2-3 स्नेप्स 12 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने शॉटोकन कराटे में 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट और हाप्किडो में 2वीं डैन ब्लैक बेल्ट हासिल की है। 4 उनकी कई एक्शन फिल्मों में मार्शल आर्ट दिखाया गया है। 2017 में स्नेप्स ने शहरी फंतासी अलौकिक साहसिक टेलोन ऑफ गॉड के साथ एक उपन्यासकार के रूप में अपनी शुरुआत की। 5, 6, 7
प्रारंभिक जीवन। स्नेप्स का जन्म ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में हुआ था। वे मैरियन नी लॉन्ग के बेटे थे, जो एक शिक्षक सहायक थे, और वेस्ले रूडोल्फ स्नेप्स एक विमान इंजीनियर थे। 8-9 वे ब्रोंक्स, न्यूयॉर्क में बड़े हुए। उन्होंने फियोरेलो एच. लागार्डिया हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स के हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में भाग लिया, लेकिन स्नातक होने से पहले वे वापस फ्लोरिडा चले गए। ऑरलैंडो के जोन्स हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद स्नेप्स न्यूयॉर्क लौट आए और परचेज में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में भाग लिया, जहां से उन्होंने ललित कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नेप्स ने कैलिफोर्निया के साउथ वेस्टर्न कॉलेज में भी पढ़ाई की। आजीविका। अभिनय। 2010 में कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में ऑटोग्राफ देते हुए स्नेप्स 23 साल की उम्र में स्नेप्स को एक प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते समय एक एजेंट ने खोजा था। उन्होंने 1986 में गोल्डी हॉर्न की फिल्म वाइल्ड कैट्स से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसी वर्ष बाद में वह टीवी शो मियामी वाइस में स्ट्रीटवाइज एपिसोड में एक ड्रग डीलिंग दलाल के रूप में दिखाई दिए, पहली बार 5 दिसंबर 1986 को प्रसारित। 1987 में वह मार्टिन स्कॉर्सेसे निर्देशित संगीत वीडियो बैड और फीचर फिल्म स्ट्रीट्स ऑफ गोल्ड में माइकल जैक्सन के दुश्मन के रूप में दिखाई दिए। उसी वर्ष स्नेप्स को टीवी श्रृंखला स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जेनरेशन में जियोर्डी ला फोर्ज की भूमिका के लिए भी विचार किया गया था, लेकिन अंततः यह भूमिका लेवर बर्टन को मिल गई। 10 स्नेप्स ने 1985 की कल्ट क्लासिक फिल्म द लास्ट ड्रैगन म्यूजिक वीडियो बैड में स्नेप्स के प्रदर्शन ने निर्देशक स्पाइक ली का ध्यान खींचा। स्नेप्स ने मेजर लीग में विली मेस हेस की बड़ी भूमिका के लिए ली की डू द राइट थिंग में एक छोटी भूमिका को ठुकरा दिया, जिससे स्नेप्स के लिए बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में ली ने स्नेप्स को मो बेटर ब्लूज में जैज सैक्सोफोनिस्ट शैडो हेंडरसन के रूप में और अंतर्जातीय रोमांस ड्रामा जंगल फीवर में मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया। जंगल फीवर की सफलता के बाद द वाशिंगटन पोस्ट ने स्नेप्स को सीजन का सबसे प्रसिद्ध नया अभिनेता बताया। 11 इसके बाद उन्होंने किंग ऑफ न्यूयॉर्क में क्रिस्टोफर वॉकेन के साथ थॉमस फ्लैगन का किरदार निभाया। उन्होंने न्यू जैक सिटी। स्नेप्स ने कई एक्शन फिल्मों में भूमिकाएं निभाई है, जिनमें पैसेंजर 57, राइजिंग सन, डिमोलिशन मैन, सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ, ड्रॉप जोन, मनी ट्रेन, द फैन, यूएस मार्शल्स और द आर्ट ऑफ वॉर शामिल है। साथ ही कॉमेडी फिल्में जैसे व्हाइट मैन कैनट जंप और टू वोंग फू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जूली न्यूमार में उन्होंने ड्रैग क्वीन की भूमिका निभाई। स्नेप्स अतिरिक्त ड्रामा में भी दिखाई दिए हैं, जैसे द वाटर रांस और डिसअपीयरिंग एक्स। 1997 में स्नेप्स ने न्यू लाइन सिनेमा के वन नाइट स्टैंड में अपने प्रदर्शन के लिए 54वें वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वोल्पी कप जीता। 1998 में स्नेप्स को ब्लेड के साथ अपनी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली, जिसमें वे इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स चरित्र पर आधारित शीर्षक भूमिका में दिखाई दिए। ब्लेड ने दुनिया भर में $150 मिलियन से अधिक की कमाई की है। फिल्म ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार और अपने अल्मा मेटर सुनी पार्चेस से मानविकी और ललित कला में मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। 2004 में स्नेप्स ने तीसरी फिल्म ब्लेड ट्रिनिटी में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था। उन्होंने दावा किया कि स्टूडियो ने उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया, उन्हें जानबूझकर कास्टिंग निर्णयों से बाहर रखा गया और उनके चरित्र का स्क्रीन समय सहकलाकार रयान रेनॉल्ड्स और जेसिका बील के पक्ष में कम कर दिया गया। बाद में मुकदमा सुलझा लिया गया, लेकिन कोई विवरण जारी नहीं किया गया। 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान एथन हॉक के साथ स्नेप्स बाद में बुल्गारिया और यूके में फिल्माए गए द कॉन्ट्रैक्टर, 2012 में रिलीज हुई गैलो वॉकर्स और गेम ऑफ डेथ में नजर आए।
स्नेप्स को मूल रूप से स्पाइक ली की 2008 की युद्ध फिल्म मिरेकल एट सेंट अन्ना में 4 प्रमुख भूमिकाओं में से एक की भूमिका निभानी थी, लेकिन कर समस्याओं के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। उनकी भूमिका अंततः डेरेक ल्यूक को मिल गई। स्नेप्स ने ब्रुकलिन के फाइनेस्ट में कैसानोवा कैज फिलिप्स के रूप में वापसी की, जो एक सहायक चरित्र था। यह 2004 के बाद से उनकी पहली नाटकीय रिलीज फिल्म थी। उन्हें द एक्सपेंडेबल्स में हेल सीजर का हिस्सा भी ठुकराना पड़ा, क्योंकि उन्हें अदालत की मंजूरी के बिना संयुक्त राज्य छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 2014 में वह सीक्वल द एक्सपेंडेबल्स 3 में दिखाई दिए। डोलमाइट इज माई नेम में उनकी हास्य भूमिका निभाने वाले डियूरविल मार्टिन ने उन्हें सकारात्मक समीक्षा और कई पुरस्कार नामांकन दिलाए हैं। 2024 में स्नेप्स ने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन में 20 साल बाद ब्लेड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में चरित्र को एकीकृत किया और उन्हें पूर्व ब्लेड ट्रिनिटी के सहकलाकार रयान रेनॉल्ड्स के साथ फिर से जोड़ा। रेनॉल्ड्स ने स्नेप्स को फिल्म में शामिल होने के बारे में टेक्स्ट किया और उन्हें अपने परिवार से अपनी उपस्थिति को गुप्त रखना पड़ा। फिल्म में उनके आश्चर्यजनक रूप से फिर से दिखने से दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। 18. अन्य उद्यम 1990 के दशक के अंत में स्नेप्स और उनके भाई ने रॉयल गार्ड ऑफ एमेनरा नामक एक सुरक्षा फर्म शुरू की, जो वीआईपी को कानून प्रवर्तन और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित अंगरक्षक प्रदान करने के लिए समर्पित थी। एमेनरा उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी है। 1996 में एमेनरा द्वारा निर्मित पहली फिल्म ए ग्रेट एंड माइटी वॉक डॉ जॉन हेनरिक क्लार्क थी। 19 2000 में यूनाइटेड नुवाबियन नेशन ऑफ मूर्स के साथ कथित संबंधों के लिए व्यवसाय की जांच की गई थी। यह सामने आया कि स्नेप्स ने जॉर्जिया के पुटनाम काउंटी में अपने तामारे कंपाउंड के पास 200 एकड़ 0.81 किलोमीटर 2 जमीन देखी थी, जिसे वह अपनी व्यावसायिक अकादमी के लिए खरीदने और इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। स्नेप्स के व्यवसाय और समूहों दोनों ने अपने प्रतीकों के रूप में मिस्र के रूपांकनों का उपयोग किया। 19 अंततः स्नेप्स और उनके भाई ने जमीन नहीं खरीदी, इसके बजाय फ्लोरिडा, एंटीगुआ और अफ्रीका में अपनी कंपनी स्थापित की। 19 2005 में स्नेप्स ने अल्टीमेट फाइटिंग मैच में फियर फैक्टर के होस्ट जो रोगन से लड़ने के लिए बातचीत की, लेकिन सौदा नहीं हो पाया। 20 2010 में स्नेप्स ने एंटोनी फुकुआ के साथ साइंस फिक्शन कॉमिक्स आफ्टर डार्क का सहनिर्माण किया। 21, 22, 23, 2017 में उन्होंने शहरी फंतासी अलौकिक साहसिक टेलोन ऑफ गॉड के साथ एक उपन्यासकार के रूप में अपनी शुरुआत की। 24, 6, 7, 2022 में वह द एक्साइल्ड के साथ कॉमिक्स में लौट आए। 25 व्यक्तिगत जीवन 2009 में पत्नी निक्की पार्क के साथ स्नेप्स ने 12 साल की उम्र में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू की थी। उनके पास शोटोकन कराटे में 5वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट और हाप्किडो में 2वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट है। उन्होंने मेस्त्रे जेलन विएरा के तहत कैपोइरा 4 और यूएसए शाओलिन मंदिर में कुंग फू 26 ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु 4 और किकबॉक्सिंग सहित कई अन्य विषयों में भी प्रशिक्षण लिया है। 27 न्यूयॉर्क में अपने समय के दौरान स्नेप्स को उनके दोस्त और संरक्षक ब्रुक एलिस ने लड़ाई में प्रशिक्षित किया था। 28 स्नेप्स की 2 बार शादी हो चुकी है। पहली अप्रैल स्नेप्स नी डुबोइस से, जिनसे उनका एक बेटा जेलानी है, जिसने स्नेप्स की 1990 की फिल्म मो बेटर ब्लूज में कैमियो रोल किया था। 2003 में स्नेप्स ने पेंटर नक्युंग निक्की पार्क स्नेप्स से शादी की, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। स्नेप्स का एक बेटा भी है जो ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में रहता है। 29 स्नेप्स, जो एक ईसाई के रूप में पले बड़े थे, 1978 में इस्लाम में परिवर्तित हो गए, लेकिन 1988 में उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। 1991 में एक साक्षात्कार के दौरान स्नेप्स ने कहा,
इस्लाम ने मुझे अफ्रीकी लोगों की उपलब्धियों, मेरे आत्ममूल्य के बारे में अधिक जागरूक बनाया और मुझे कुछ आत्मग्रिमा दी। 30. न्यूयॉर्क शहर में स्नेप्स का अपार्टमेंट 11 सितंबर के हमलों के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स के ढहने से नष्ट हो गया था। वह उस समय वेस्ट कोस्ट पर थे। 28. आयकर दोष सिद्धि 2008 में स्निप्स को संघीय आयकर रिटर्न दाखिल करने में जानबूझकर विफल रहने के अपराध के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उसे 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। असफल अपील के बाद उसने संघीय जेल में 28 महीने बिताए। उसे अप्रैल 2013 में रिहा कर दिया गया। 31. 32. प्रभार 12 अक्टूबर 2006 को स्नेप्स, एडी रे काहन और डगलस पी. रोसिल पर संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने और जानबूझकर अमेरिका के खिलाफ भुगतान के लिए एक झूठा और धोखाधड़ी वाला दावा करने या इसमें सहायता करने और बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। स्नेप्स पर जानबूझकर समय पर संघीय आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया गया था। 33 स्नेप्स के खिलाफ साजिश के आरोप में आरोप लगाया गया कि उन्होंने काहन और रोसिल के साथ 1996 और 1997 के लिए झूठे संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें 2 वर्षों के लिए कुल $11.3 मिलियन से अधिक के झूठे कर रिफंड दावे शामिल थे। सरकार ने आरोप लगाया कि स्नेप्स ने काहन की सलाह पर और रोसिल की सहायता से 861 तर्क, एक तर्क है कि अमेरिकी नागरिकों और निवासियों की घरेलू आय कर योग्य नहीं है, नामक कर विरोधी सिद्धांत का उपयोग करके धोखाधड़ी से कर रिफंड प्राप्त करने का प्रयास किया। 34. अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया कि स्नेप्स 1999 से 2004 तक किसी भी वर्ष के लिए कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे। स्नेप्स ने 4 दिसंबर 2006 को एक पत्र में अपने अभियोग का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका का अनिवासी विदेशी घोषित किया। वास्तव में स्नेप्स एक जन्मजात अमेरिकी नागरिक है। 35 इस तरह की रणनीति फ्रीमैन, सॉवरेन सिटीजन या ओपीसीए, ऑर्गेनाइज्ड स्यूडोलीगल कमर्शियल आर्गुमेंट, मुकदमेबाजी रणनीति की श्रेणी में आम है। 36. परीक्षण और सजा जूरी ट्रायल के बाद स्निप्स को 1 फरवरी 2008 को अमेरिका को धोखा देने की साजिश के गुंडागर्दी के आरोप और सरकार के साथ झूठा दावा दायर करने के गुंडागर्दी के आरोप से बरी कर दिया गया। उन्हें संघीय आयकर रिटर्न दाखिल न करने के 3 अपराधों में दोषी पाया गया और दाखिल न करने के 3 अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया। उनके सह प्रतिवादी डगलस पी. रोसिल और एडी रे काहन को साजिश और झूठे दावे के आरोपों में दोषी ठहराया गया। 37. 38. 24 अप्रैल 2008 को स्नेप्स को न्यायाधीश विलियम टेरेल होजेस ने 3 दुष्कर्मों के लिए अधिकतम 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 39, 40 खान को 10 साल की जेल और रोसिल को 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 41 11वें सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने 16 जुलाई 2010 को जारी 35 पृष्ठ के फैसले में स्नेप्स की सजा की पुष्टि की। 42. 43. स्नेप्स ने 9 दिसंबर 2010 को अपनी 3 साल की सजा शुरू करने के लिए संघीय जेल में रिपोर्ट की। 44 और उन्हें पेंसिल्वेनिया में एक संघीय जेल मैकेन फेडरल करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में रखा गया। 45, 46, 47 6 जून 2011 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्नेप्स की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें रिटर्न दाखिल करने में विफलता के मामलों के लिए स्थल को चुनौती दी गई थी। 48, 49, 50 स्नेप्स को 28 महीने की सजा काटने के बाद 2 अप्रैल 2013 को संघीय जेल से रिहा कर दिया गया। 31, 19 जुलाई 2013 को उनकी नजरबंदी की अवधि पूरी हुई। 31. ट्रेवर अल्फ्रेड चार्ल्स जोन्स, जन्म 23 मार्च 1949, एक दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविजन संगीतकार है, जिन्होंने मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम में काम किया है। ER.
उन्हें 1980 और 1990 के दशक के दौरान उनके स्कोरिंग कार्य के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने एक्सकैलिबर, रनवे ट्रेन, द डार्क क्रिस्टल, लेबिरिंथ, मिसिसिपी बर्निंग, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स और इन द नेम ऑफ द फादर सहित कई प्रशंसित फिल्मों पर काम किया। जोन्स ने जॉन बोरमन, आंद्रेई कोंचलोव्स्की, जिम हेंसन, एलन पार्कर, जिम शेरिडन, बार्बेट श्रोएडर और माइकल मान जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ सहयोग किया है। जोन्स को 3 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत के लिए बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है, मिसिसिपी बर्निंग, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स और ब्रास्ट ऑफ के लिए। उन्हें 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, और मिनी सीरीज मर्लिन के लिए सीमित श्रृंखला, मूवी या स्पेशल के लिए उत्कृष्ट संगीत रचना के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार। जोन्स 2006 से ब्रिटेन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के फेलो रहे हैं। 4. 1999 में वह राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन स्कूल के संगीत विभाग के पहले अध्यक्ष बने। 5. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जोन्स का जन्म 1949 में केप टाउन में हुआ था, जो केप कलर्ड परिवार में पैदा हुए 3 भाई बहनों में से एक थे। 6. 7. समूह क्षेत्र अधिनियम के पारित होने के बाद उनके परिवार को जिला 6 में स्थानांतरित कर दिया गया था। 7. जोन्स का परिवार पुरानी गरीबी और मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित था, और उनकी मां अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाली थीं। 6 साल की उम्र में ही जोन्स ने फिल्म संगीतकार बनने का फैसला कर लिया था। 8-10 साल की उम्र में उन्हें नगरपालिका छात्रवृत्ति पर दक्षिण अफ्रीकी संगीत महाविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया। 1967 में उन्होंने छात्रवृत्ति के साथ लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया और उसके बाद रेडियो और टेलीविजन संगीत की समीक्षा पर बीबीसी के लिए 5 साल तक काम किया। 1974 में जोन्स ने यॉर्क विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फिल्म और मीडिया संगीत में मास्टर डिग्री हासिल की। नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल में जोन्स ने सामान्य फिल्म निर्माण और फिल्म और ध्वनि तकनीकों पर 3 साल तक अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने 22 छात्र परियोजनाओं के लिए संगीत लिखा। इनमें से एक फिल्म 1981 की द डॉलर बॉटम थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। आजीविका। जोन्स को जल्द ही जॉन बोरमन के ध्यान में लाया गया, जो अपने आर्थरियन महाकाव्य एक्सकैलिबर 1981 के निर्माण के बीच में थे। हालांकि रिचर्ड वैगन और कार्ल ऑर्फ द्वारा शास्त्रीय संगीत के साथ ज्यादातर ट्रैक किए गए थे, लेकिन बोरमन को कुछ दृश्यों के लिए मूल नाटकीय संकेतों, साथ ही साथ पीरियड म्यूजिक की भी जरूरत थी। एक्सकैलिबर के मामूली बजट को देखते हुए एक नाम संगीतकार का सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए बोरमन ने उभरते हुए युवा जोन्स को काम पर रखा। एक्सकैलिबर ने जोन्स को जिम हेंसन के ध्यान में लाया, जो द डार्क क्रिस्टल 1982 बना रहे थे और एक ऐसे संगीतकार की तलाश कर रहे थे जो युवा हो और हेंसन की पसंद के अनुसार प्रयोगात्मक, मुक्तपने तरीके से काम करने के लिए उत्सुक हो। परिणामी स्कोर एक विस्तृत, बहुआयामी काम है, जिसमें लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की विशेषता है, जिसे फेयरलाइट और सिंक्लेवियर सिंथेसाइजर के आविष्कारशील उपयोग के साथ साथ क्रूमहॉर्न, रिकॉर्डर और असामान्य डबल फ्लैजियोलेट जैसे पीरियड इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा बढ़ाया गया है, जो जोन्स को एक म्यूजिक स्टोर में संयोग से मिला था। एक्सकैलिबर के बाद जोन्स ने हॉरर फिल्म द अपॉइंटमेंट 1981 और द सेंडर 1982 और समुद्री लुटेरों की एडवेंचर फिल्म सैवेज आइलैंड्स 1983 के लिए स्कोर बनाए। 1985 में जोन्स ने प्रशंसित टेलीविजन प्रोडक्शन द लास्ट प्लेस ऑन अर्थ के लिए अपने सबसे बेहतरीन स्कोर में से एक बनाया। जोन्स ने 1986 की फंतासी संगीत में लेबिरिंथ के लिए हेंसन के साथ फिर से काम किया। डेविड बॉवी ने इस फिल्म के लिए गायन ट्रैक लिखे और प्रस्तुत किए, जिसमें हिट अंडरग्राउंड भी शामिल था, जबकि जोन्स ने नाटकीय संगीत प्रदान किया। यह सोचते हुए
कि द डार्क क्रिस्टल के लिए उनके जटिल सिम्फोनिक स्कोर को बहुत कम ध्यान मिला, जोन्स ने नाटकीय स्कोरिंग के लिए अपने पूरे दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया। 80 के दशक के मध्य में जोन्स का काम अधिक इलेक्ट्रॉनिक आधारित हो गया, साथ ही फिल्म संगीतकार मॉरिस जारे की तरह मूड बढ़ाने वाले सिंथ कॉर्ड और मिनिमलिस्ट पैटर्न के पक्ष में पहचान योग्य थीम को त्याग दिया। जबकि उन्होंने 1988 में डोमिनिक और यूजीन, जिसमें शास्त्रीय गिटारवादक जॉन विलियम्स शामिल थे, के लिए एक उदास चैम्बर ऑर्केस्ट्रा स्कोर लिखा था। एंजेल हार्ट 1987, मिसिसिपी बर्निंग 1988 और सी ऑफ लव 1989 जैसे स्कोर इस अवधि के दौरान जोन्स के आउटपुट के अधिक विशिष्ट है। जोन्स की बड़े ऑर्केस्ट्रा स्कोरिंग में वापसी 1990 के दशक के एराक्नोफोबिया के साथ हुई और उन्होंने 1992 में ब्लेम इट ऑन द बेलबॉय के लिए एक हल्का फुल्का जॉर्जेस डेलेरू स्वाद वाला स्कोर प्रदान किया। जोन्स को सबसे ज्यादा सफलता 1992 में द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स के लिए उनके स्कोर से मिली और उनका ऊंचा, भावुक संगीत उन कठिनाइयों को झुठलाता है जो इसके निर्माण में आई थीं। निर्देशक माइकल मान ने शुरू में जोन्स से फिल्म के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोर प्रदान करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस ऐतिहासिक महाकाव्य के लिए ऑर्केस्ट्रा स्कोर अधिक उपयुक्त होगा। जोन्स ने बचे हुए सीमित समय में ऑर्केस्ट्रा के लिए स्कोर को फिर से तैयार करने की जल्दी की, जबकि फिल्म की लगातार रीक्टिंग का मतलब था कि नए समय के साथ बनाए रखने के लिए संगीत संकेतों को कभी-कभी कई बार फिर से लिखना पड़ता था। अंत में, रिलीज की तारीख नजदीक आने के साथ, संगीतकार रैंडी एडेलमैन को कुछ छोटे दृश्यों को स्कोर करने के लिए बुलाया गया, जिसे करने के लिए जोन्स के पास समय नहीं था। जोन्स और एडेलमैन को फिल्म में से क्रेडिट मिला। जोन्स 1990 के दशक में टेलीविजन में सक्रिय हो गए। उन्होंने कई हॉलमार्क प्रस्तुतियों के लिए ऑर्केस्ट्रा स्कोर बनाए, जिनमें गुलिवर्स ट्रेवल्स, मर्लिन और क्लियोपेट्रा शामिल है। उन्होंने रिचर्ड III 1995 के लिए एक मजेदार, जैजी 1930 के दशक की शैली का स्कोर भी प्रदान किया, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो के द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव की स्विंग बैंड सेटिंग शामिल है। 1997 में जोन्स ने पहली बार रिडले स्कॉट के साथ काम किया, जिसमें जी.आई. जेन 1997 के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्केस्ट्रा रॉक फ्लेवर्ड साउंड ट्रैक प्रदान किया गया। व्यक्तिगत जीवन: उनकी शादी विक्टोरिया सील से हुई है और उनके 4 बच्चे हैं। उनके दक्षिण अफ्रीकी चाचा, अभिनेता नॉर्मन फ्लोरेंस ने अपनी चाची रोरा फ्लोरेंस और अपने चचेरे भाई पीटर फ्लोरेंस के साथ मिलकर 1988 में हे फेस्टिवल की स्थापना की, जिसमें जोन्स ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग हर साल भाग लिया है। 90 फिल्मोग्राफी: पतली परत, विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, स्टूडियो टिप्पणियां। 1980 भाइयों और बहनों रिचर्ड वूली ब्रिटिश फिल्म संस्थान कंडक्टर भी। 1981 नियुक्ति लिंडसे सी. विकर्स फर्स्ट प्रिंसिपल फिल्म प्रोडक्शंस लिमिटेड कंडक्टर भी। एक्सकैलिबर जॉन बोरमन ओरायन पिक्चर्स। वार्नर ब्रदर्स कंडक्टर भी। ओल्ड वर्ल्ड म्यूजिक और एक्सकैलिबर एंटरप्राइजेज द्वारा बूटलेग साउंड ट्रैक जारी किए गए। टाइम बैंडिट्स टेरी गिलियम हैंडमेड फिल्म्स। जेनस फिल्म्स। एवको एम्बेसी पिक्चर्स केवल अतिरिक्त संगीत। मुख्य स्कोर माइक मोरन और जॉर्ज हैरिसन द्वारा। 1982 प्रेषक रोजर क्रिश्चियन श्रेष्ठ तस्वीर साउंड ट्रैक लाला लैंड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। डार्क क्रिस्टल जिम हेंसन। फ्रैंकोज। आईटीसी एंटरटेनमेंट। हेंसन एसोसिएट्स। यूनिवर्सल पिक्चर्स जिम हेंसन के साथ पहला सहयोग। लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत स्कोर। वार्नर ब्रदर्स रिकॉर्ड्स द्वारा साउंड ट्रैक जारी किया गया, जिसे 2007 में लाला लैंड रिकॉर्ड्स द्वारा पुनः जारी किया गया। 1983 सैवेज द्वीप फर्डिनेंड फेयरफैक्स श्रेष्ठ तस्वीर साउंड ट्रैक लाला लैंड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। 1985 भागती हुई रेलगाड़ी आंद्रेई कोंचालोव्स्की नॉर्थब्रुक फिल्म्स।
गोलान ग्लोबस प्रोडक्शंस, द कैनन ग्रुप इंक। कंडक्टर भी साउंड ट्रैक एनिग्मा रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया, लाला लैंड रिकॉर्ड्स द्वारा पुनः जारी किया गया। 1986 भूल भुलैया, जिम हेंसन एसोसिएट्स। लुकास फिल्म, ट्राइस्टार पिक्चर्स, जिम हेंसन के साथ दूसरा और अंतिम सहयोग। डेविड बॉवी के गीतों और लगभग 20 मिनट के स्कोर के साथ ईएमआई द्वारा साउंड ट्रैक जारी किया गया। 1987 एंजिल हार्ट, एलन पार्कर, कैरोलको पिक्चर्स। ट्राइस्टार पिक्चर्स। 1988 डोमिनिक और यूजीन रॉबर्ट एम। यंग ओरियन पिक्चर्स। कंडक्टर भी वेरेस सरबांडे द्वारा साउंड ट्रैक जारी किया गया। बस हीरा मांगो, स्टीफन बेली, 20वीं सेंचुरी फॉक्स। मिसिसिपी जलना, एलन पार्कर, ओरियन पिक्चर्स। साउंड ट्रैक आइलैंड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। नामांकित सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत के लिए बाफ्टा पुरस्कार। मीठे झूठ नथाली, डेलॉन द्वीप चित्र। 1989 समुद्री प्यार, हेरोल्ड बेकर, यूनिवर्सल पिक्चर्स। साउंड ट्रैक मर्करी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। 1990 बुरा प्रभाव, कर्टिस हैंसन, ट्रायम्फ रिलीजिंग कॉरपोरेशन। अरचनोफोबिया, फ्रैंक मार्शल, एम्बलिन एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड पिक्चर्स। लेबिरिंथ के बाद पहला पूर्ण ऑर्केस्ट्रा स्कोर। हॉलीवुड रिकॉर्ड्स द्वारा साउंड ट्रैक जारी किया गया। 1991 असली रंग, हर्बर्ट रॉस, श्रेष्ठ तस्वीर। सोने की जंजीरें, रॉड होलकोम्ब, एमसीईजी। ओरियन पिक्चर्स। 1992 फ्रीजैक, जोफ मर्फी, मॉर्गन क्रीक प्रोडक्शंस। वार्नर ब्रदर्स। इसका दोष बेलबॉय पर डालें, मार्क हरमन, हॉलीवुड पिक्चर्स। इसके अलावा ऑर्केस्ट्रेटर भी आरा तिरछा, क्रिस मेंगेस, मेट्रो गोल्डविन मेयर, कंडक्टर और ऑर्केस्ट्रेटर भी। साउंड ट्रैक इंट्राडा रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। आखिरी मोहिकन, माइकल मान, मॉर्गन क्रीक प्रोडक्शंस। 20वीं सेंचुरी फॉक्स, अमेरिका, कनाडा। वार्नर ब्रदर्स अंतर्राष्ट्रीय, रैंडी एडेलमैन के साथ मिलकर बनाया गया। मूल साउंड ट्रैक मॉर्गन क्रीक रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया गया। जोएल मैकनेली द्वारा संचालित रॉयल स्कॉटिश नेशनल ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत एक पुनः रिकॉर्ड किया गया संस्करण 2000 में वारेस सरबांडे द्वारा रिलीज किया गया था। नामांकित सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत के लिए बाफ्टा पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 1993 क्लिफहैंगर, रेनी हार्लिन, कैरोलको पिक्चर्स। ले स्टूडियो कैनाल प्लस। पायनियर कॉरपोरेशन। आरसीएस मीडिया ग्रुप। ट्राइस्टार पिक्चर्स ऑर्केस्ट्रेटर भी स्कॉटी ब्रदर्स रिकॉर्ड्स द्वारा साउंड ट्रैक जारी किया गया। 2011 में इंट्राडा रिकॉर्ड्स द्वारा पुनः जारी किया गया। पिता के नाम पर जिम शेरिडन, हेल्स किचन फिल्म्स। यूनिवर्सल पिक्चर्स। इसके अलावा ऑर्केस्ट्रेटर भी। 1995 पनाहगाह, ब्रेट लियोनार्ड, ट्राइस्टार पिक्चर्स। कंडक्टर भी मौत का चुंबन, बारबेट श्रोएडर, 20वीं सेंचुरी फॉक्स, कंडक्टर और ऑर्केस्ट्रेटर भी। साउंड ट्रैक मिलान रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। रिचर्ड तृतीय, रिचर्ड लोनक्रेन, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स। मेट्रो गोल्डविन मेयर, साउंड ट्रैक लंदन इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। 1996 लोच नेस, जॉन हेंडरसन, पॉलीग्राम फिल्म्ड एंटरटेनमेंट। वर्किंग टाइटल फिल्म्स। ग्रैमर्सी पिक्चर्स, यूएस, कनाडा। यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल। इसके अलावा ऑर्केस्ट्रेटर भी। पीतल बंद, मार्क हरमन, प्रमुख विशेषताएं। मीरामैक्स फिल्म्स, अमेरिका। चैनल 4 फिल्म्स, यूके, कंडक्टर और ऑर्केस्ट्रेटर भी। साउंड ट्रैक आरसीए विक्टर द्वारा जारी किया गया। नामांकित सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत के लिए बाफ्टा पुरस्कार। 1997 रोजाना की कब्र, पॉल वेलैंड, स्पेलिंग फिल्म्स। फाइन लाइन फीचर्स। पॉलीग्राम फिल्म्ड एंटरटेनमेंट ऑर्केस्ट्रा भी है। लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया। जीआई जेन, रिडले स्कॉट, हॉलीवुड पिक्चर्स।
कारवां पिक्चर्स, लार्गो एंटरटेनमेंट ऑर्केस्ट्रेटर भी। साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। दोस्तों बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में 15 दिसंबर 2024 को यूएसए में इसे रिलीज़ किया जाएगा, यानी एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया था इसके फर्स्ट पार्ट को, और 2024 इसकी रिलीजिंग डेट रखी गई है और वो जनवरी है एक तरह से रहने वाली है। दोस्तों इस महीने नहीं, अगले महीने एक तरह से जो हमें देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसका पिछला पार्ट जो कि 106 मिनट का हमें देखने को मिला था वो रिलीज़ हो चुका है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 2005 को जब ये रिलीज़ हुई थी। इसी के बाद इसे OTT पर भी उतार दिया गया था। बाकी बात की जाए तो इसके कलेक्शन के बारे में, तो कलेक्शन बहुत कम रहा था, इसी वजह से इसका दूसरा पार्ट आने में थोड़ी एक तरह से डिले हुई। दोस्तों टोटल इसका बजट 30 मिलियन था और 16.2 मिलियन इसका एक तरह से टोटल बजट रहा था, जो कि एक तरह से मैं आपको बता दूं बजट के मुकाबले इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 मिलियन था, जो कि एक तरह से बहुत कम था और मेकर्स द्वारा इसी वजह से इसका अगला पार्ट बनाया नहीं जा रहा था। बाकी पूरी जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।